हम लोग आज जो बात करेंगे एक शीट मैंने आपको शेयर किया था, पीडीएफ फाइल। तो उसमें भी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री या कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेकर के ज्यादातर है। और नहीं सर। आई थिंक कि या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। So you will get ki that there are some important questions in that sheet, and I will discuss with you, sharing with you PDF file. Yeah, I think it's visible. यस सर। जी सर। So you see here, yeah, you find here, there are some questions, but these questions are highly significant. Some one question is related to prose, another is related to drama, and the next one is related to poem. लेकिन जो पहला क्वेश्चन है लिटरेरी टर्म का है और कई बार आ चुका है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं पूछा गया था, तो वहां से नोट कर लिया गया। द occurrence ऑफ द सेम लेटर और साउंड, यदि अगर सेम लेटर या साउंड आता है, द occurrence ऑफ द सेम लेटर और साउंड, अगर सेम लेटर या साउंड का occurrence होता है, बार बार वो घटित होता है इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स में, मतलब एक अगर लाइन है या जिसी को हम दूसरे ढंग से कहते हैं कि रिपीटिशन ऑफ अ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, कोई एक लाइन है और उस लाइन में आए हुए जो लेटर है या अक्षर है वो समान अक्षरों की अगर पुनरावृत्ति होती है और वैसे साउंड निकलता है, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज एलिट्रेशन। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यहाँ पे जो दिया गया है वो ये पूछा जा रहा है कि एलिट्रेशन क्या है, या एलिट्रेशन का डिफिनीशन दिया जा रहा है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है? द ऑकरेंस ऑफ द सेम लेटर आर साउंड at the beginning of adjacent word. The occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent word is what? It's alliteration. If anyone asks you what is this, this is alliteration. Now the next point I want to tell you कि इसी का definition एक और ढंग से है। वह चीज क्या है कि alliteration is the repetition of a speech sound in a sequence of nearby words. अगर कोई एक लाइन है, उस लाइन में अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है और सेम साउंड निकलता है, तो उसको भी क्या कहा जाता है? एलिट्रेशन कहा जाता है कि एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? मे आई नो कि क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया ना सबको? मे आई नो, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यू आर गेटिंग की क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से एक कौन सा गलत है? फादर ऑफ एसे मॉन्टेन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ एसे किसको कहा जाता है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो द पीपल मींस गेट कंफ्यूज्ड, तो डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि अगर फादर ऑफ एसे पूछा जाएगा तो कौन है? फादर ऑफ एसे मॉन्टेन को कहा जाता है। मॉन्टेन कहाँ के एसेइस्ट थे? फ्रांस के एसेइस्ट थे। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में सबसे पहले एसे लिखने का जो शुरुआत हुई है वो फ्रांस से हुई है, और किसने लिखा हुआ है? मॉन्टेन ने लिखा हुआ है। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि फादर ऑफ एसे मॉन्टेन, MONTAIGNE, मॉन्टेन इज नोन एज फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ एसे मॉन्टेन। और मॉन्टेन ने जो एसे लिखा उसको फ्रेंच में एसाई कहा गया। समवेयर यू फाइंड उसका स्पेलिंग होता है ASSAI, कहीं कहीं पे उसका स्पेलिंग क्या मिलेगा? ASSAI, और कहीं कहीं पे उसकी स्पेलिंग ESSAI। या तो ए मिलेगा या तो ए से मिलेगा। एसाई का मतलब होता है कि मेक एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना। तो जो इन्होंने जो ऐसे लिखा उस ऐसे को क्या कहा गया? उस ऐसे को एसाई कहा गया। और एसाई का मतलब होता है कि मेक एन अटेम्प्ट, प्रयास करना, टू राइट समथिंग, कुछ चीज लिखने का प्रयास करना। दैट इज द पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू से कि जब आप फादर ऑफ एसे मॉन्टेन की बात करते हैं
तो ये चीज समझ में आ जाता है कि मॉन्टेन फ्रांस के थे, वो फ्रेंच एसेइस्ट थे। मॉन्टेन जो है आपके यू कैन से कि उन्होंने फ्रेंच में लिखा, दुनिया के पहले एसेइस्ट थे, और इसलिए उनको फादर ऑफ एसे कहा जाता है। लेकिन दूसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, मतलब इंग्लिश में एसे लिखने की शुरुआत किसने की। तो इंग्लिश भाषा में ऐसे लिखने की शुरुआत किसने की है? फ्रांसिस बेकन ने की है। और हमें पता है कि जो ऐसे होता है वो क्या होता है, ऐसे जो है किसी एक टॉपिक पर लिखा जाता है, और वो कॉम्पैक्ट और कंप्राइज होता है, कंप्राइज्ड फॉर्म में होता है, छोटा होता है, और उसमें कम शब्दों में ज्यादा बातें कही जाती है। तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन है। फादर ऑफ ऐसे कौन है? मॉन्टेन है। थर्ड पॉइंट है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन है? जॉन वाइक्लिफ है। अगर कोई ये पूछता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इज जॉन वाइक्लिफ। देखिए दोनों में डिफरेंस है, फादर ऑफ एसे और फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। जब आप इंग्लिश प्रोज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कई एसेज उन्होंने लिखा होगा, या जो है उन्होंने कोई किताब लिखी होगी जो कि प्रोस के फॉर्म में थी, कोई किताब लिखी होगी, इसलिए उनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस कहा गया। तो इनको जॉन वाइक्लिफ जो थे, इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश। इन्होंने पूरा बाइबल का ट्रांसलेशन लैटिन से इंग्लिश में किया था। ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा ऐसे लिखे थे, पूरी पूरी किताब इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो वो प्रोज वर्क था और एक पूरी किताब की शक्ल थी, उसका ट्रांसलेशन लैटिन से इंग्लिश में किए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे फ्रांसिस बेकन को। और आपको ये पता है कि जो जॉन वाइक्लिफ है वो किसके कंटेम्परेरी थे? वो जो है चाउसर के कंटेम्परेरी थे। ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ चाउसर, जियोफ्रे चाउसर के कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी का क्या मतलब होता है? कंटेम्परेरी का मतलब होता है कि वो उनके समय के थे। अगर आप देखेंगे कि जियोफ्रे चाउसर का अगर कंट्रीब्यूशन इंग्लिश पोइट्री में है, तो जॉन वाइक्लिफ का कंट्रीब्यूशन इंग्लिश प्रोज में था, और इसीलिए उनको क्या कहा गया? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। उन्होंने क्या काम किया? ही ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश एंड ही वाज सेट इनटू फायर। उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। यह दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। सो फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया? किसी को कोई जी सर। कंफ्यूज? ठीक है। उसी में ऑप्शन डी है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसको कहा गया? जोफ्रे चौसर को कहा गया। इवन ये भी कहा जाता है, मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा कि विद हिम आर रियल पोइट्री वाज बॉर्न। उनके साथ ही इंग्लिश की जो रियल पोइट्री होती वो जन्म लेती है। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का क्रेडिट किसको दिया जाता है? द क्रेडिट गोज टू जियोफ्रे चाउसर। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, द क्रेडिट गोज टू जियोफ्रे चाउसर, GEOFFREY। उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा गया। और ये कहा जाता है कि उन्हीं के साथ हमारा रियल पोइट्री जन्म लेती है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल सैमुअल रिचर्डसन। ये गलत है, ऑप्शन ई इसमें गलत है। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हेनरी फील्डिंग है। HENRY, हेनरी, FI, आगे आप शार्ट में लिख लीजिएगा, FIELDING। तो जो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल है वो किसको दिया जाता है? हेनरी फील्डिंग को दिया जाता है। और सैमुअल रिचर्डसन भी बड़े नॉवलिस्ट रहे हैं, और ये सारे लोग 18वीं शताब्दी में आते हैं। और चार लोगों को मिला करके फोर व्हील ऑफ द नॉवेल कहा जाता है। क्या आप चारों लोग उनका नाम बता सकते हैं कि फोर व्हील ऑफ द नॉवेल किसको कहा गया है? नॉवेल के चार पहिए किन राइटरों को कहा जाता है? एक नाम तो मैंने हेनरी फील्डिंग बता दिया, एक नाम आपका सैमुअल रिचर्डसन हो गया, एक नाम है टोबियस स्मॉलेट, और एक नाम है लॉरेंस ईस्टर। सर। हाँ, लॉरेंस ईस्टन, और एक नाम है टोबियस स्मॉलेट। क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ नहीं है, वो मैंने एक बार और डिस्कस भी किया हुआ है, बट आपको ध्यान में क्या रखना है कि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल इज हेनरी फील्डिंग,
ना कि सैमुअल रिचर्डसन। क्वेश्चन नंबर ये 2 क्लियर हो गया जितने फादर यहाँ पे लिखे गए हैं जी सर। सबको? या जस्ट आई वांट टू Yes, नो sir. फादर ऑफ Clear. एसे, फादर ऑफ एसे। Francis Bacon. मॉन्टेन। आप में से Francis Bacon. किसने फ्रांसिस बेकन कहा? Oh, sorry, sir. मेरा जो क्वेश्चन है वो फादर ऑफ एसे को लेकर के है। फादर ऑफ एसे मॉन्टेन है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन है, इसीलिए मैंने कहा कि कंफ्यूज ना होइएगा। फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जोफ्रे चाउसर, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल हेनरी फील्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है, गलत है? टॉमस हार्डी रीजनल नॉवेलिस्ट है, ये बात सही है। याद होगा टॉमस हार्डी विक्टोरियन एज के हैं, उनकी नावल रीजनल नावल कही जाती है, वो रीजनल नॉवेलिस्ट है। और रीजनल नावल वह नावल होती है जो एक पार्टिकुलर क्षेत्र उसमें उसका सेटिंग दिखाया जाता है। हार्डी का जो नावल है उसका सेटिंग क्या है? वेसेक्स, उसका जो सेटिंग है क्या है? उसका सेटिंग वेसेक्स है। हार्डी के नावल का जो सेटिंग है वो क्या है? वेसेक्स है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि हार्डी का जो नावल है वो रीजनल नावल है, विक्टोरियन एज के रहे हैं और उसका सेटिंग क्या है? वेसेक्स है। चार्ल्स डिकेंस भी विक्टोरियन एज के नावलिस्ट हैं और उनका नावल क्या है? रियलिस्टिक नावल की वो कैटेगरी में आते हैं। रियलिस्टिक नावल वह नावल होता है जो रियल घटनाओं पर आधारित होता है। जैसे अगर आपको याद होगा चार्ल्स डिकेंस का नावल डेविड कॉपरफील्ड आपने पढ़ा होगा, आपने ओलिवर ट्विस्ट पढ़ा होगा। तो ये सब जो उनका नावल रहा है दैट वाज बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट। जेन ऑस्टिन की जो नावल है उसको डोमेस्टिक नावल कहा जाता है। डोमेस्टिक नावल जैसे प्राइड एंड प्रिजुडिस आपने पढ़ा होगा, एमा पढ़ा होगा, नॉर्थनजर अबे आपने पढ़ा होगा, मैनफील्ड पार्क पढ़ा होगा। तो जो जेन ऑस्टिन ने जो लिखा वो डोमेस्टिक नावल है। डोमेस्टिक नावल में घरेलू विषयों को लेकर के बात की जाती है, मैरिज को लेकर के, फैमिली रिलेशनशिप को लेकर के, जो आपसी हमारे रिश्ते हैं, जो आपस में एक दूसरे के प्रति हमारा ख्याल है, नजरिया है, बिहेवियर है, उसको लेकर के जो है इस तरह के नावल को, और उसमें मिडिल क्लास कैरेक्टर होते हैं। तो जेन ऑस्टिन डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट थी, ये बात सही है। सैमुअल रिचर्डसन एपिस्टेलरी नावल लिखे हुए, ये बात सही है। एपिस्टेलरी नावल वह नावल होता है जो लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब यह है कि अगर उसमें कोई फीमेल कैरेक्टर है, उसने लिखा लेटर मेल कैरेक्टर को, तो मेल कैरेक्टर भी लेटर लिखेगा, वो लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। और जो एपिस्टल वर्ड है यह लैटिन वर्ड है, एपिस्टल का मतलब ही होता है लेटर। तो आप क्या देखते, सैमुअल रिचर्डसन जो है क्या है? सैमुअल रिचर्डसन एपिस्टेलरी नावल उन्होंने लिखा हुआ है। दिस इज एन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। सैमुअल रिचर्डसन रोट एपिस्टेलरी नावल। सो यू फाइंड इट हियर व्हाट कि दीज आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। हार्डी रीजनल नावल, चार्ल्स डिकेंस रियलिस्टिक नावल, जेन ऑस्टिन डोमेस्टिक नावल, सैमुअल रिचर्डसन एपिस्टेलरी नावल। बस आपको ये समझना है कि जो आपका एपिस्टेलरी नावल होता है, द नावल दैट इज इन लेटर फॉर्म, जो नावल लेटर फॉर्म में होता है। एच.जी. वेल्स ने साइंस फिक्शन लिखा हुआ, साइंस फिक्शन मॉडर्न एज की देन है। एच.जी. वेल्स का एक नावल है टाइम मशीन, वो साइंस फिक्शन का एग्जांपल है। डेविड लॉज ने कैंपस नावल लिखा है। कैंपस नावल कौन सा नावल होता है? वह नावल जिसकी सेटिंग किसी यूनिवर्सिटी, किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज, किसी जो है आपका डिग्री कॉलेज में उसकी पूरी घटना वहां से ली जाती है और वहां के प्रोफेसर लिखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? कैंपस नावल कहा जाता है। जेम्स जॉयस ने साइकोलॉजिकल नावल लिखा है। जेम्स जॉयस का नावल है यूलिसीज, जेम्स जॉयस का नावल है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। डी.एच. लॉरेंस ने जो नावल लिखा है उसमें मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप दिखाया गया। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको याद होगा कि डी.एच. लॉरेंस का जो नावल है, चाहे वो रेनबो हो, चाहे वो जो है आपका वुमेन इन लव है, या कंगारू है, लेडी चैटरलीज लवर है, सब में एक कॉमन पॉइंट दिखाया गया है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही है। लास्ट में एक पॉइंट है, सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट ने गॉथिक नावल नहीं लिखा है।
सर वाल्टर स्कॉट ने हिस्टोरिकल नॉवेल लिखा है, HISTORICAL, हिस्टोरिकल नॉवेल। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हाट कि ये जो क्वेश्चन थर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपने नॉवेल और नॉवेलिस्ट के बारे में जाना है। अब मैं पढ़ाने के बाद आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये आपका हार्डी है वो किस तरह के नॉवेलिस्ट है। गिव मी रीजनल क्विक नॉवेलिस्ट। रिस्पांस। रीजनल रीजनल नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट। रीजनल उनके नॉवेलिस्ट। रीजनल नॉवेल, उनके नॉवेल का सेटिंग कहाँ पर है? वेसेक्स रीजन। वेसेक्स रीजन। चार्ल्स डिकेंस कहाँ के हैं? चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड के हैं। उनका नॉवेल किस तरह का है? रियलिस्टिक नॉवेल। देखिए आपके सामने आंसर है, मैं केवल रिवीजन करा देना चाहता हूँ। इफ यू रिवाइज इट ट्वाइस और थ्राइस, इट विल बी मोर क्लियर, इट विल बी मोर क्लियर। देयरफॉर कि आपको अगर मैं क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व कराने के बाद पूछता हूं तो आपको एक्टिव होकर के यू हैव टू रिस्पॉन्ड मी, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें, किसी तरह का जो है इधर उधर नहीं होना चाहिए। सो यू आर गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग कि हार्डी रीजनल नॉवेल, चार्ल्स डिकेंस रियलिस्टिक नॉवेल। चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल का कोई एग्जांपल बताइए जो उन्होंने लिखा है, आपने पढ़ा। डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट। और कोई नॉवेल? या पिकनिक पेपर्स, या और कोई नॉवेल? टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज। गुड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टेल ऑफ टू सिटीज। देखिए कुछ लोग आंसर देने के बाद म्यूट नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो म्यूट कर लिया कर। शबाना ने म्यूट नहीं किया है। There are some etiquettes. I don't want to repeat it again and again. If I ask question, you all have to respond, and after giving your response, you all have to mute yourself. Now the next point I want to know, Hardy के नावल का बताइए। Tell me the name of Hardy's novel. रिटर्न टू द नेटिव। Return to the Native. जूड द ऑब्सक्योर। हार्ट ऑफ Return to डार्कनेस। the Native. टेस्ट ऑफ द डियर। नहीं, एक किसी 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 ने कहा हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस इज नॉट द नॉवेल ऑफ दिस मैन। हार्ट ऑफ डार्कनेस आप ग्राहम ग्रीन की बात करने लगी है। जो भी संजय नाम निकल के आ रहा, म्यूट कर लीजिए संजय जी। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन सिग्निफिकेंट पॉइंट, और वह क्या क्या है कि जब भी आप जो है हार्डी की बात करते हैं तो हार्डी का मतलब मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, हार्डी का मतलब टेस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड, हार्डी का मतलब फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, हार्डी का मतलब अ पेयर ऑफ ब्लू आईज, हार्डी का मतलब अंडर द ग्रीन वुड ट्री, हार्डी का मतलब टेस ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड, हार्डी का मतलब जूड द ऑब्सक्योर, हार्डी का मतलब मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। ये सारे नावल क्या नावल है? रीजनल नावल है, जिनका सेटिंग कहाँ पर है? जिनका सेटिंग जो है एक पार्टिकुलर रीजन वेसेक्स नाम की जगह पर है। ये भी विक्टोरियन एज के हैं, चार्ल्स डिकेंस भी विक्टोरियन एज के हैं, लेकिन हार्डी ग्रामीण अंचल में चीजों की प्रॉब्लम्स को उठाते हैं, और जो चार्ल्स डिकेंस वो शहरी जिंदगी को लेकर के लिखते हैं। खासकर जो एजुकेशन सिस्टम है, जो वहाँ का इंडस्ट्रियल लाइफ रही है, जो पिक पॉकेटिंग रही है, जो गैंगवार रहा है, उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ है। जेन ऑस्टिन डोमेस्टिक नॉवेल लिखती है। जेन ऑस्टिन का जो नॉवेल है उसमें मैरिज है, उसमें लव है, उसमें फैमिली अफेयर्स है, उसमें कंपैरिजन बिटवीन गुड एंड बैड मैरिजेस है। जेन ऑस्टिन के नॉवेल का उदाहरण बताइए। प्राइड एंड प्रेजुडिस। एम्मा। Pride and Prejudice. सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड Northanger Abbey. सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, नॉर्थैंजर अब्बी, मैंसफील्ड पार्क एंड एमा। यूके एमा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइड एंड प्रेजुडिस का सब टाइटल क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन। या फर्स्ट इंप्रेशन। गुड, फर्स्ट इंप्रेशन। आई थिंक कि ये जवाब मुझे किसने दिया है? आई जस्ट वांट टू नो, शिवानी मैडम ने दिया है क्या? नो सर, सोमा। नो सर। सोमा फ्रॉम कलकत्ता। सोमा यस सर। फ्रॉम कलकत्ता। मलाबिका।
Yes, sir. Okay, okay. Actually, you have just registered with the name Soma, but in my group you are with the name Malabika. अच्छा, ठीक है. And I just want to know some other thing. When you talk about Samuel Richardson and you come to know about epistolary novel, तो सबसे पहले तो ये बताइए सैमुअल रिचर्डसन का कोई नावल जो आपने सुना हो, जो आपने पढ़ा हो. ओलिवर या ट्विस्ट. ओलिवर ट्विस्ट सैमुअल रिचर्डसन. नहीं सर. सैमुअल रिचर्डसन का पामेला नहीं ना आपने सुना है? पामेला, सैमुअल रिचर्डसन का पामेला जो नावल है बहुत फेमस है, ये नोट कर लीजिए. पामेला आर वर्च्यू रिवार्डेड. बीए थर्ड ईयर के ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप तो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाने लगा फॉर्म्स ऑफ द नॉवेल. पमेला लड़की कैरेक्टर है सर उसमें. हाँ हाँ, लड़की कैरेक्टर है, शमीम कैरेक्टर नहीं है. हाँ हाँ, पामेला लड़की कैरेक्टर है, या वर्च्यू रिवार्डेड उसका वो है. तो यू ऑल हैव टू नो कि पामेला इज द वर्क ऑफ हु. पामेला इज द वर्क ऑफ सैमुअल रिचर्डसन. उसी का सब टाइटल है वर्च्यू रिवार्डेड. और उसकी जो है कैरेक्टर को लेकर के बात की जाती है, उस हीरोइन की, उसकी चैस्टिटी को लेकर, उसकी सैंक्टिटी को लेकर के बात होती है. और वो नावल जो है लेटर फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए उसको एपिस्टलरी नावल कहा जाता है. जो वर्ड एपिस्टल है, एपिस्टल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टल? लेटर. एपिस्टल मीन्स लेटर. मैं जानना चाहता हूँ अगर एपिस्टल का मतलब लेटर है तो ये जो शब्द एपिस्टल है ये किस भाषा से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज सर. लैटिन सर. या लैटिन से लिया गया, बिल्कुल लैटिन से. उसके बाद है नेक्स्ट राइटर है एच.जी. वेल्स. उनका वर्क है साइंस फिक्शन. एच.जी. वेल्स का जो नावल है उसको चाहे आप नोट कर लीजिए. उनकी एक नावल है टाइम मशीन, TIME, टाइम, MACHI यानी टाइम मशीन. ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कहीं पर, टाइम मशीन. उसके बाद है जेम्स जॉयस, जो साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट है, मॉडर्न एज के हैं. जेम्स जॉयस का कोई नावल? जेम्स जॉयस का एक नावल है यूलिसिस. सर वर्जीनिया वुल्फ. नहीं, वर्जीनिया वुल्फ वाज अ राइटर. वर्जीनिया वुल्फ वाज नॉट, it's not the name of a novel. I'm asking the name of the novel written by this man. Virginia Woolf was a novelist. She was a contemporary of Inca. Portrait of the artist of a young man. Portrait of the artist as a young man. या इनका दो नावल रहा है, यूलिसिस रहा है और एक रहा है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. प्रीवियस में अभी जितने सीरीज मैंने चलाई थी, मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं प्रीवियस में, किसी न किसी तरह से आया हुआ. अगर वो रिवीजन सही से करते रहिए आप तो इतना वो नहीं होंगे. उसके बाद है D.H. लॉरेंस, एक नाम है. D.H. लॉरेंस के नावल में मैन वुमेन रिलेशनशिप है. D.H. लॉरेंस के नावल का नाम बताइए. ये मॉडर्न एज के हैं, इनको वार नावल कहा जाता है. सन्स एंड लवर्स. सन्स एंड लवर्स, वुमेन इन लव, रेनबो, कंगारू, लेडी चैटरलीस, लवर, ये सब उनके नावल हैं. सर वाल्टर स्कॉट, जो कि ये क्या है, इनको मैंने बताया था. सर वाल्टर स्कॉट जो है, इन्होंने क्या लिखा हुआ, ये गॉथिक नॉवलिस्ट नहीं है. सर वाल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट है. सर वाल्टर स्कॉट के कुछ नावल, सर वाल्टर स्कॉट का एक नावल है वेवरली, WAVERLY. एक उनका नावल है तलिस्मा, TALISMAN, वेवरली तलिस्मा. ये सब उनके नावल. इवान हो या गुड, इवान हो गुड. और लोगों का भी या एंड हियर वी फाइंड कि कुछ आ रहा है रिस्पॉन्स लेटर फॉर्म सन्स एंड लवर्स. प्रभुता इज वेरी एक्टिव. शी हैज गिवन मी रिस्पॉन्स की लेटर फॉर्म
Sons and Lovers, Great Expectation, Mayor of Castor Bridge, Emma. Sanjay is saying कि why she is not coming. I don't know कि why she is saying. फिर प्रभुता जी ने रिस्पॉन्स दिया है सोमा का द इनविजिबल मैन लैटिन. यू ऑल आर वेरी एक्टिव, खास करके प्रभुता, सोमा, या 2-3 लोगों ने उधर काफी रिस्पॉन्स दिया, बाकी और लोगों का वो आ रहा है. सो यू ऑल हैव टू बी वेरी एक्टिव. यू ऑल हैव टू गिव मी रिस्पॉन्ड नाउ. Now going to cover the next sheet, but before taking the next sheet, again I want to know father of essay. Again I want to Michael D. Mountain. Michael D. Michael D. Mountain. Yeah. Michael D. Mountain. Mountain belongs to which country? France. फ्रांस से बिलोंग करते हैं, बेशक ही बिलोंग्स टू फ्रांस. नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू नो कि जो माइकल डी मॉन्टेन है, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जो ऐसे उन्होंने लिखा, डज इट कम इन द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल ऐसे और इनफॉर्मल ऐसे? ये फॉर्मल ऐसे में आता है या इनफॉर्मल ऐसे में? फॉर्मल ऐसे सर. Formal essay. नो, इनफॉर्मल. इनफॉर्मल. उन्होंने अपने बारे में लिखा, अपने मिलने जुलने वालों के बारे में लिखा, जैसे कि चार्ल्स लैम्ब ने लिखा हुआ ड्रीम चिल्ड्रन. जो स्टाइल चार्ल्स लैम्ब की इंग्लिश ऐसे में है, वही स्टाइल जो है मॉन्टेन की फ्रेंच ऐसे में है. और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे Francis Bacon. फ्रांसिस बेकन बिलोंग्स टू विच एज? शेक्सपियर सर. एलिजाबेथन एज और एज ऑफ शेक्सपियर. जो एलिजाबेथन एज है या शेक्सपियरियन एज है, उसका टाइमिंग क्या है? 1558 1603. 1558 से 1603 या 1558 to 1603. And how many essays were written by Francis Bacon? फ्रांसिस बेकन ने कितना essay लिखा है? 154. 158. Oh my God, ये 154. सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ 154 किसने आंसर दिया? जस्ट टेल मी द नेम, ऑनेस्टली बताए मुझे वो कौन है वो ग्रेट Sorry, sir. शख्सियत. सोमा. Sorry sir. अच्छा बिटिया, 154 ये तो सोनेट है ना, जो शेक्सपियर ने लिखा हुआ है. Yes sir. I thought. यू हैव टू नो, या यू ऐसा नहीं आपको आ नहीं रहा, ओवर कॉन्फिडेंस में ये चीज हुआ है. जो एसे लिखा गया बेकन के द्वारा वो 58 एसेज है. जो आंसर आपने दिया है 154, ये सोनेट है जो शेक्सपियर ने लिखा हुआ है. और फ्रांसिस बेकन ने जो 58 एसेज लिखे हैं वो 1597, 1612, 1625 3 बार में पब्लिश हुआ है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बेकन के एसेज है, ये फॉर्मल एसे है या इनफॉर्मल एसे है? फॉर्मल फॉर्मल एसे. और जो डिटेक्टिव स्टाइल, जो फॉर्मल ऐसे होता है उसमें राइटर अपने बारे में नहीं लिखता, बल्कि समाज के किसी मुद्दे को, किसी टॉपिक को लेकर के वो लिखता है और उसमें वह इंस्ट्रक्शन देता है, उसमें वह टीचिंग का मेथड अडॉप्ट करता है. तो दैट ऐसे इज नोन एज फॉर्मल ऐसे. और फॉर्मल ऐसे का दूसरा नाम आर्टिकल भी है. न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल पेज होता है, जो भी एडिटोरियल पेज न्यूज़पेपर में होता है, वो सब के सब उसको आर्टिकल कहा जाता है. और दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मल एसे. एफोरिस्टिक आ जाता है सर. एफोरिस्टिक आ जाता है. एफोरिस्टिक मतलब यही है सर, फॉर्मल नहीं. एफोरिस्टिक उनका स्टाइल है. एफोरिस्टिक जो है ए टाइप ऑफ एसे नहीं है, एफोरिस्टिक स्टाइल है. ओके सर. He uses so many idioms. idioms, phrases, Latin quotations, इसके अलावा archaic words, and you find की epigram, these things, जिस वजह से वो चीजें आती है. अच्छा, दूसरा चीज जो है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जॉफरी चौसर. जोफ्रे चौसर. और जोफ्रे चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा भी कहा जाता है. रिनेशा के उगते हुए स्टार से, मॉर्निंग स्टार. और
जॉन वाइक्लिफ को क्यों याद किया जाता है? व्हाई इज ही रिमेम्बर्ड? Sir, morning Father of English. star of Father of reformation. English. Monist. Yeah, father Morning of star of English reformation. prose, father of English Morning- prose and morning star of morning reformation. reformation. यहाँ पे एक ऑप्शन आया है गॉथिक नॉवेल। गॉथिक नॉवेल के किसी राइटर का नाम आप बता सकते हैं? Mary Shelley. होरेस Yes. वालपोल, होरेस वालपोल सर। यस, और कैसला होरेस पोट्रेंटो। वॉलपोल सब। कैसल ऑफ होरेस ऑटरेंटो वॉलपोल। 1765 में। सबसे पहला राइटर तो भुजिया कैसल ऑफ नॉवेल। ऑटरेंटो के राइटर होरेस वॉलपोल थे। नाउ अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं फिर से इस पे रिवाइज कराऊंगा आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? एन एलिजी इज अ सॉन्ग। एलिजी एक गीत है कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग, जो किसी की मौत पर लिखा जाता है या किसी वस्तु के खो जाने पर। ये बात सही है। एलिजी एक गीत है जो किसी की मौत पर लिखा जाता है या किसी वस्तु के खो जाने पर। फिर ऑप्शन बी है डर्ज, मोनोडी, थ्रेनोडी एंड पेस्टरल एलिजीज आर टाइप्स ऑफ एलिजी। डर्ज हो गई, मोनोडी हो गई, थ्रेनोडी हो गई और पेस्टरल एलिजीज, ये सब एलिजी के टाइप्स है। मतलब जो एलिजी है उनका कई टाइप होता है। एलिजी का मतलब ये होता है शोक गीत, और शोक गीत का मतलब है कि जो किसी की मौत पर लिखा जाता है या किसी वस्तु के खो जाने पर लिखा जाता है। द वर्ड पेस्टरल के, जो अभी ये वर्ड आया था पेस्टरल एलजी, तो पेस्टरल का क्या मतलब है? द वर्ड पेस्टरल केम फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो पेस्टरल है वह लैटिन वर्ड से आया हुआ है, जिसका लैटिन वर्ड पेस्टर से आया है, जिसका मीन्स होता है शेफर्ड एंड शेफर्डेस। ये बात भी सही है। पेस्टोरल जो वर्ड है, जो हम पेस्टोरल एलिजी कहते हैं, पेस्टोरल एलिजी वह एलिजी होती है जिसमें शेफर्ड और शेफर्डेस की लाइफ का जिक्र किया जाता है या उनके सारोज या उनके डेथ को लेके बात होती है। फिर है डी थॉमस ग्रेज एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे की जो पोयम एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलजी। ये पेस्टोरल एलजी का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है, हम सब लोगों ने पढ़ा है और ये 1751 में पब्लिश हुई है। ये क्वेश्चन ई वाला ये पॉइंट पूछा जा चुका है। इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, जो थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, हीरोइक कपलेट पे है, एंड क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म, और क्वाट्रेन स्टैंजा फॉर्म में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है इन इट द पोएट वांस द रिच, जो थॉमस ग्रे का एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, इसमें पोएट वार्न करता है, एक तरह से वार्न करता है द रिच, धनी लोगों को, नॉट टू लाफ एट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल, कि गरीब लोगों की कंडीशन पर आप मत हंसिए। इट हैज ऑटोक्रेटिक स्पिरिट, ये पॉइंट गलत है, इसमें ऑटोक्रेटिक नहीं है बल्कि क्या है, डेमोक्रेटिक है। जहां पे वर्ड ऑटोक्रेटिक आया हुआ है वहां क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक। क्यों डेमोक्रेटिक? क्योंकि जो ग्रामीण अंचल के गरीब लोग हैं उनके बारे में यह एलजी लिखा गया है, तो इसका मतलब यह है कि पोएट की जो सिंपैथी है वो ग्रामीण अंचल के रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनकी लाइफ को लेकर के है, तो इसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, ना कि ऑटोक्रेटिक स्पिरिट है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एलजी। जो एलजी है उसका डिफिनीशन क्या होता है या क्या है? Sir, elegy is a song Song of mourning. mourning. The death of someone. या अ मॉर्निंग सॉन्ग, MOURNING, कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग। एलिजी एक शोक गीत होता है जो किसी की मौत पर या किसी वस्तु के खो जाने पर लिखी जाती है। तमाम एलिजीज है, मैं थोड़ा सा नाम आपको गिनाता चलूं। जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है एक एलिजी जिसका नाम है आई थिंक Lycidas. की लिसिडास है, और वो एडवर्ड किंग की मौत की, उनके दोस्त एडवर्ड किंग, उनकी मौत पर लिखा गया है। पीबी शेली ने एडोनाइस लिखा है, जॉन कीट्स की मौत पर लिखा है। ब्रेक 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 एडिशन ने लिखा है, आर्थर हेनरी हाइलम की मौत पर लिखा है। वो कैप्टन माई कैप्टन जो है वाल्ट विटमैन ने लिखा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की मौत पर। W.H. ऑर्डन ने इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स लिखा हुआ है, W.B. येट्स की मौत पर। तमाम ऐसे आपको चीजें मिलेगी। तो एलिजी कई आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारा आपने जो है सुना है, और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो पेस्टोरल एलिजी, थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी के टाइप है, डर्ज है, मोनोडी है, थ्रेनेडी है एंड पेस्टोरल एलिजी है। जो वर्ड पेस्टोरल है ये किस भाषा से आया हुआ है? द वर्ड पेस्टोरल केम फ्रॉम विच लैंग्वेज? Latin. लैटिन लैंग्वेज। और इसका क्या मतलब होता है?
Shepherd. Shepherd and Shepherd and Shepherd. 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 या ऐसी एलिजी जिसमें शेफर्ड और शेफर्डेस की लाइफ का जिक्र किया गया होगा और सर जिसका पास्चर सेटिंग कंट्रीज पास्चर चारागाह के लिए वर्ड आता सर, पास्चर हाँ, चारागाह हाँ, के लिए वर्ड आता है। जी जी जी। तो वो जो है जहाँ पे विलेज या कंट्री साइड एरिया का जिक्र हो, पास्चर का जिक्र हो, शेफर्ड एंड शेफर्डेस का, और उसमें उनके डेथ, उनके सारोज को लेकर के बात की जाएगी, तो ऐसा एलिजी आपका क्या होगा? पेस्टरल एलिजी होगा। एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया या हीरोइक कपलेट में लिखा गया? सर हीरोइक कपलेट। Heroic couplet, sir. इसका स्टैंजा फॉर्म क्या है? क्वाट्रेन है कि ऑक्टेव है? सर क्वार्टरेन। सर Quatrain. क्वाट्रेन, 4 लाइन्स स्टैंजा क्वाट्रेन में लिखा गया है। क्वाट्रेन मींस 4 लाइन्स स्टैंजा, ऑक्टेव मींस 8 लाइन्स स्टैंजा। पोएट की सिंपैथी इसमें किसके प्रति है? रिच के प्रति है या पुअर के प्रति है? सर पुअर के प्रति। इसका सेटिंग जो है सिटी एरिया है या विलेज एरिया है? विलेज Village area, sir. विलेज एरिया है। इसमें जो टाइम दिखाया गया, मॉर्निंग टाइम दिखाया गया या इवनिंग टाइम दिखाया गया? इवनिंग टाइम। इवनिंग सर, इवनिंग। एक मिनट पर इवनिंग क्लास टाइम। चल रही है सर, उसको हटा देते हैं सर। मैंने क्लास कर लीजिए, उसके बाद बात करिए। जी नमस्ते सर। क्लास इसमें ऑटोक्रेटिक स्पिरिट है या डेमोक्रेटिक स्पिरिट है? डेमोक्रेटिक सर। Democratic, sir. फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे तो यू विल बी एबल टू लर्न दीज पॉइंट्स। कई बार पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। ये शब्द किसने क्वाइन किया हुआ है? इमेजिज्म शब्द को एजरा पाउंड ने क्वाइन किया है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस को कार्ल युंग ने, कार्ल युंग जो है साइकोलॉजिस्ट है, इनका प्रोनाउंसिएशन जुंग नहीं होगा, जे साइलेंट हो जाएगा और यू से प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, कार्ल युंग। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कॉलरिज की थियरी रही है, रोमांटिक एज के पोएट्स थे। निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स की थियरी है, ये भी रोमांटिक एज के पोएट्स थे। फिलिस्तीन वर्ड अर्नोल्ड ने यूज किया हुआ है उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास के हैं और जिनको कल्चर से या जिनको जो है कह सकते हैं कि अपनी संस्कृति से प्यार नहीं है और वो मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए उन्होंने फिलिस्तीन वर्ड यूज किया हुआ है। इंस्केप और इंस्ट्रेस जो थियरी है जीएम हॉपकिंस ने दिया हुआ है। जीएम हॉपकिंस मॉडर्न एज के पहले पोएट हैं जिनका पूरा नाम है जिरार्ड मैनले हॉपकिंस। इन्होंने कल्टर सॉनेट का कॉन्सेप्ट दिया, स्प्रंग रिदम का कॉन्सेप्ट दिया। इनका सॉनेट है पाइड ब्यूटी, इनका सॉनेट है द आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड। डीकंस्ट्रक्शन थियरी देरेदा ने दिया है। डबल थिंक का कॉन्सेप्ट जॉर्ज ऑरवेल ने दिया है। एम्बिगिटी का कॉन्सेप्ट विलियम इम्पसन ने दिया हुआ है। साइंस फिक्शन जो है फारसेट जे एकरमैन का कॉन्सेप्ट है। सेंसुअस जो है शब्द जॉन मिल्टन ने यूज किया है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ये गलत है, एफ आर लीविस का नहीं, ये टीएस एलियट का है, ये नोट कर लीजिएगा। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टीएस एलियट का है। आपका काम है मेरे साथ केवल रिपीट करना। इमेजिज्म किसका कॉन्सेप्ट है? Ezra Pound. Ezra Pound. कलेक्टिव अनकॉन्शियस किसका कॉन्सेप्ट है? Carl Jung. Carl Jung. कार्ल युंग का। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसका कॉन्सेप्ट है? कॉलरिज का है सर। Coleridge. नेगेटिव कैपेबिलिटी John John Keats. Keats. जॉन फिलिस्तीन, Arnold. जो फिलिस्तीन शब्द आया अर्नोल्ड ने किसके लिए यूज किया है? अभी मैंने बताया था आपको। People here. Middle class people, sir. Middle class. Middle. मिडिल क्लास पीपल के लिए जिनका इंटरेस्ट कल्चर में नहीं है। इंस्केप और इंस्ट्रेस किसका कॉन्सेप्ट है? GM Hopkins का. J.M. Hopkins. का. जीएम हॉपकिंस का पूरा नाम क्या है? Jiran Manley Hopkins. जिरार्ड मैनली उनके भी स्प्रंग रिदम. जिरार्ड मैनली हॉपकिंस। जिरार्ड मैनली हॉपकिंस मॉडर्न एज के पहले पोएट है। और किन्होंने जो है कर्टल सॉनेट का कॉन्सेप्ट दिया है? GM Hopkins. J.M. Hopkins. जीएम हॉपकिंस। पाइड ब्यूटी किसने लिखा है? जीएम Hopkins. J.M. Hopkins. जीएम sir. हॉपकिंस ने। दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड किसने लिखा है? जीएम हॉपकिन जीएम हॉपकिंस ने। डीकंस्ट्रक्शन किसका कॉन्सेप्ट है?
जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा। जैक्स देरिडा का डबल थिंक किसका कॉन्सेप्ट है? जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल। जो जो जॉर्ज ऑरवेल है, इनके किसी नॉवेल का नाम बताइए जो आपने पढ़ा है, बहुत फेमस। सर एनिमल एनिमल फॉर्म सर। एनिमल फार्म। Land- एनिमल फार्म और 1984। एम्बिगिटी किसका कॉन्सेप्ट है? विलियम एम्सन। विलियम विलियम एक्सन। साइंस फिक्शन किसका कॉन्सेप्ट है? फॉरेस्ट जे एक्करमैन। सेंसुअस किसका एक्करमैन। कॉन्सेप्ट है? जॉन जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन सेंसुअस पोएट किसको कहा जाता है? जॉन कीट्स। कीट्स को सर। जॉन कीट्स को कहा जाता है। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखना है। जो सेंसुअस शब्द है, इसको जॉन मिल्टन ने कॉइन किया है, लेकिन जो सेंसुअस पोएट है वो जॉन कीट्स रहे हैं। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसका कॉन्सेप्ट है? टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट। Yes. ठीक है। नेक्स्ट है, इसी तरह से इसमें भी आप देखेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के बात कही गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो मिसमैच्ड है? एपोरिया किसका कॉन्सेप्ट है? देरेदा का कॉन्सेप्ट है। एपिफेनी किसका कॉन्सेप्ट है? जेम्स जॉयस का कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम प्ले किसने दिया है? सिडनी ग्रंडी ने दिया है। प्रॉब्लम प्ले वाला इसके पहले भी मैं करा चुका हूँ। ऑगस्टन एज शब्द किसने यूज किया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यूज किया है। विक्टोरियन कंप्रोमाइज शब्द किसने यूज किया है? जीके चेस्टरटन ने यूज किया है। टर्जा राइमा किसने यूज किया है? थॉमस यॉट ने यूज किया है। डीकंस्ट्रक्शन अभी अभी आया था, इसके पहले वाली क्वेश्चन। Yes, sir. डीकंस्ट्रक्शन किसका Jacques कॉन्सेप्ट है? जैक्स डेरिडा देरेदा का कॉन्सेप्ट है। जैक्स देरेदा का। आप फिर मेरे साथ रिपीट करिए। एपोरिया किसका सर ये कॉन्सेप्ट है? डीकंस्ट्रक्शन होता क्या सर? डेरिडा। अब ये डीकंस्ट्रक्शन सर, ये इस क्लास में नहीं, लिटरेरी टर्म्स के लेक्चर में है ये। डीकंस्ट्रक्शन इस क्लास में जो है नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, क्योंकि वो बड़ा चीज है। उसको समझाने के लिए आपको जो है मुझे अलग से पूरा लेक्चर, लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म का हिस्सा है। आपके यहाँ केवल यही तरह पूछा जाता है कि ये किसका कॉन्सेप्ट है। मुझे अगर कभी समय मिलेगा तो मेरा एक वीडियो इस पर है, मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, काफी क्लियर हो जाएगा। एपोरिया जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है? देरेदा का। एपिफेनी किसका कॉन्सेप्ट है? जेम्स जेम्स जॉयस। जॉयस। जेम्स जॉयस किस एज के नॉवलिस्ट है? विक्टोरियन एज या मॉडर्न एज के? मॉडर्न एज के सर। या जेम्स जॉयस मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट है। और यूलिसिस नॉवेल किसने लिखा है? जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन किसने लिखा है? जेम्स जॉयस ने सर। जेम्स जॉयस। प्रॉब्लम प्ले किसका कॉन्सेप्ट है? सिडनी गंडे। ऑगस्टन एज किसका कॉन्सेप्ट है? ऑगस्टन एज किसका कॉन्सेप्ट है? सैमुअल डॉक्टर जॉनसन। सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ऑगस्टन एज का डेट कब से कब तक रहा है? 1700 से लेकर के सर 1745। या गुड, 1700 से 1745। ऑगस्टन एज के बड़े राइटर का नाम? सर अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप। ऑगस्टन एज जो नाम पड़ा है, ये किसके नाम पर पड़ा है? किंग रोमन किंग ऑगस्टस के। रोमन किंग ऑगस्टस, ठीक है। विक्टोरियन कंप्रोमाइज किसका कॉन्सेप्ट है? जीके चेस्टरटन का। टर्जा राइमा? थॉमस यॉट का। इनका प्रोनाउंसिएशन यॉट होगा, WY से या निकलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो थॉमस यॉट है, इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड? सोनेट को किसने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया? तो थॉमस यॉट ने ही सोनेट को इंग्लैंड में, सबसे पहले थॉमस यॉट ने ही सोनेट को इंग्लैंड में कंपोज किया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपको एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या हर बार मिलता है। इसमें दिया गया है कि इस एलजी के राइटर कौन है और ये किसके ऊपर लिखा गया है? जॉन मिल्टन ने लिसिडास लिखा, किसके ऊपर? एडवर्ड किंग के ऊपर लिखा है। दूसरा चीज है, पीबी शेली ने एडोनाइस लिखा, जॉन कीट्स के ऊपर लिखा।
मैथ्यू अर्नाल्ड ने थायरिसिस लिखा, एएच क्लफ के ऊपर लिखा। टेनिसन ने इन मेमोरियम लिखा, आर्थर हाइलम के ऊपर लिखा। मैथ्यू अर्नाल्ड ने रग्बी चैपल लिखा, टॉमस अर्नाल्ड के ऊपर लिखा। टॉमस अर्नाल्ड उनके जो फादर का नाम था, मैथ्यू अर्नाल्ड के फादर का नाम। थॉमस ग्रे ने एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखा, कॉमन मैन के ऊपर लिखा। डब्ल्यू.एच. आर्डन ने इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स लिखा, डब्ल्यू बी येट्स की मौत पर लिखा। जॉन ड्राइडन ने हीरोइक स्टैंजास लिखा, ओलिवर क्रॉमवेल की मौत पर लिखा। एडमंड स्पेंसर ने एस्ट्रोफिल नाम की एलजी लिखा, सिडनी की मौत पर लिखा। ऑकलीव ने द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस लिखा, चौसर की मौत पर लिखा। विलियम कॉलिंस ने इन यॉन्डर ग्रेव लिखा, जेम्स टॉमसन की मौत पर लिखा। जॉन स्केल्टन ने लिखा, डर्ज ऑन एडवर्ड फोर्थ, किंग जॉर्ज की मौत पर लिखा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें मुझे लगता है कि ये चीजें गलत कोई एक है जो मैं क्लियर नहीं अभी कर पा रहा हूँ, मुझे देख के बताना पड़ेगा, मैं खुद भूल गया हूँ अभी, लेकिन जो सही हो मैं बता दे रहा हूँ। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा एलजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, एलजी ऑन द डेथ उन्होंने लिखा ऑफ अ डॉग करके, और ये किसके ऊपर है, मैड डॉग के ऊपर है। थॉमस ग्रे ने लिखा है ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, कैट के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक साइड पोएट का नाम दिया गया है, दूसरी साइड उसके द्वारा लिखी गई पोयम का नाम दिया गया है, और तीसरी साइड में ये दिया गया है कि ये किसके ऊपर लिखा गया है। तो जस्ट रिवाइज विद मी, जॉन मिल्टन ने लिसिडास लिखा किसकी मौत पर? एडवर्ड किंग। सर एडवर्ड किंग। पीबी शेली ने एडोनाइस लिखा किसकी मौत पर? जॉन कीट्स की मौत पर। मैथ्यू अर्नाल्ड का थायरिसिस सर ए आर्थर हेनरी हेलम। या आर्थर ये नहीं, आर्थर हेनरी हेलम ने एएच क्लफ। टेनिसन का इन मेमोरियम सर हेलम। मैथ्यू अर्नाल्ड का रग्बी चैपल। थॉमस अर्नाल्ड। थॉमस ग्रे का एलजे रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कॉमन मैन सर। कॉमन मैन ऑफ विलेज एरिया के। डब्ल्यू.एच. आर्डन का इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी येट्स। जॉन ड्राइडन का हीरोइक स्टैंजास। सर ओलिवर क्रॉमवेल। एडमंड स्पेंसर का एस्ट्रोफिल। सिडनी सर फिलिप सिडनी। ऑकलीव का द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। चौसर। विलियम कॉलिंस का इन यॉन्डर ग्रेव। जेम्स टॉमसन, और जेम्स टॉमसन पहले प्री रोमांटिक पोएट रहे। जॉन स्केल्टन का डर्ज ऑन एडवर्ड फोर्थ, किंग जॉर्ज। यही मुझे डाउट है, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ ये किसकी मौत पर। बाकी जो सब क्लियर है कि वो सही लिखा गया। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा एलजी ऑन डेथ किसकी मौत पर? मैड डॉग, पागल कुत्ते, हाँ पागल कुत्ते की मौत उन्होंने लिखा। थॉमस ग्रे ने लिखा ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, कैट के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी क्लियर हो गया। Yes, sir. Now you find question number 8 है, which of the following is not the ode of Keats। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, कौन सा इसमें कीट्स का ओड नहीं है। केवल एच अकेले सीधे आप निशान लगाइएगा, ओड टू अ स्काई लार्क, ये पीबी शेली का ओड है, कीट्स का नहीं। बाकी सब उनका। ओड टू नाइटिंगल जॉन कीट्स का है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न जॉन कीट्स का है, ओड ऑन मेलंकली जॉन कीट्स का है, ओड ऑन द पोएट जॉन कीट्स का है, ओड ऑन इंडोलेंस जॉन कीट्स का है, ओड टू साइकी जॉन कीट्स का है, ओड टू ऑटम जॉन कीट्स का है। ये सारे ओड जॉन कीट्स के हैं। लास्ट वाला ओड टू अ स्काई लार्क ये पीबी शेली का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओड ऑफ पीबी शेली इज रिटन इन टर्जा राइमा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीबी शेली का वो कौन सा ओड है जो टर्जा राइमा में लिखा गया है? कौन सा ओड आप बताइए? ओड टू द वेस्ट विंड। टर्जा राइमा 3 लाइन्स इटालियन स्टैंजा फॉर्म होता है। टर्जा राइमा में 3 लाइन का स्टैंजा बनता है और वो इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, ओड टू द वेस्ट विंड। बाकी ये सारे ओड जो है किसके हैं? जॉन कीट्स के। नाम आपको पता होना चाहिए, ओड टू अ स्काई लार्क, ओ वर्ल्ड, ओ टाइम, ओ लाइफ, ओड टू वर्ड्सवर्थ, ये सब उनका है। क्वेश्चन नंबर 10 है जो लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। इसमें से कौन सा एक मिसमैच है? कोई इसमें मिसमैच नहीं, सब सही है। ओड टू इवनिंग विलियम कॉलिंस का है,
ओ टू द स्काई लार्क विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, ओ टू द स्काई लार्क और ओ टू आ स्काई लार्क केवल आर्टिकल का फर्क है। जब आर्टिकल ए लगा होगा तब आपको पीबी शेली समझना है, जब उसमें द लगा होगा तो विलियम वर्ड्सवर्थ को आपको ध्यान में रखना। ओ टू द स्काई लार्क विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम है। द कुक्कू चौसर का पोयम है। ओ टू कुक्कू वर्ड्सवर्थ का पोयम है। ओ टू प्रोग्रेस ऑफ पोइजी थॉमस ग्रे का पोयम है। ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन टेनिसन का पोयम है। ओ टू डिजिक्शन एस.टी. कॉलरिज का है। ओ टू स्प्रिंग थॉमस ग्रे का है। द बार्ड जो है विलियम कॉलिंस का है। सो हियर यू कम टू नो, ये सब इसमें कोई ऐसा नहीं जो मिस मैच है, सारे करेक्ट है। बस आपको ये सब का नाम ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला कौन सा होगा, ओ टू आ स्काई लार्क और ओ टू द स्काई लार्क। ओ टू आ स्काई लार्क पीबी शेली का है। ओ टू द स्काई लार्क किसका है, आपका वर्ड्सवर्थ का है। और फिर आपको ध्यान में रखना है द कुक्कू जब आएगा तो द कुक्कू नाम का पोयम किसका है, चौसर का है। या थोड़ा सा मुझे एक चीज मैं इसको वो करूंगा, उसमें वो करूंगा, ये स्काई लार्क से तो उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन मैं और बाद में क्लियर करूंगा। खैर कोई बात नहीं, इतना आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ये चीजें हैं। और जितना है जैसे द बार्ड विलियम कॉलिंस का है, ओ टू स्प्रिंग थॉमस ग्रे का है, ओ टू डिजेक्शन एस.टी. कॉलरिज का है, ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक वेलिंगटन टेनिसन का है, ओ टू प्रोग्रेस ऑफ पोइजी थॉमस ग्रे का है, ओ टू कुक्कू वर्ड्सवर्थ का है, द कुक्कू चौसर का है। ये सब डिफरेंसेस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और कहीं कहीं पे कंफ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन आपको अगर एक नजर में देखेंगे तो आई थिंक यू विल नेवर फॉरगेट इट। और थैंक्स फॉर कंफ्यूजन सर। या थैंक यू सर सो मच सर या Sir, I think the bard is written by Gray, sir. द बार्ड एंड व्हाट द ऑप्शन वाज देयर, विलियम कॉलिंस था क्या ऑप्शन में? जी सर। अच्छा, अगर विलियम कॉलिंस का ऑप्शन था तो लेट मी चेक इट। उसमें जो है द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी जो है ये थॉमस ग्रे का रहा है, बट लेट मी चेक इट उसको। हाँ ये चीज आपने सही पॉइंट आउट किया है। अगर वहां पे मैंने जो है विलियम कॉलिंस दिया होगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली में इसमें दो चीजों में जो है थोड़ा सा वो था, एक पहले वाला एक इधर वाला। इफ द बार्ड इज एंड विलियम कॉलिंस का दिया था, इसका मतलब वहां पे वो करना पड़ेगा। बाकी जितना भी चीजें रही हैं वो सारी चीजें सही है, उसको जो है एकदम अच्छे ढंग से कवर कर लीजिएगा। दो चीजों पे डाउट है, एक तो जो पहला वाला क्वेश्चन जिसको सर्किल बनाया गया था और जो अभी इन्होंने द बार्ड को कहा हुआ है उस पे जो है अभी मेरे साथ कुछ और लोग